नमस्कार दोस्तों, आज फिर राजस्थान के अपवा तंत्र में भूगोल में हमारा जो भाग है वो भाग नंबर 4 है। और इस भाग नंबर 4 में हम पढ़ रहे थे आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक प्रवाह की नदियों में हम जिस नदी को पढ़ रहे हैं वो नदी है हमारी घग्गर नदी। और घग्गर नदी आपको देखते ही देखते कैसे याद हो जाएगी, इस चीज़ को आप पूरा देखना, इस वीडियो को आप अंत तक देखना। पहले वाले जो वीडियो है ज्योग्राफी के 3 वीडियो पहले आ चुके हैं और 2 वीडियो इतिहास के आ चुके हैं राजस्थान के। बहुत ही अच्छा कमेंट दिया आपने, लाइक किया, अंत तक देखे आपने वीडियो। उसी प्रकार देखते रहना परीक्षा के अंदर, इनमें से देखना आप कितने सारे प्रश्न आपके सामने होंगे और वो सोल्व होंगे आपसे। आंखों ही आंखों में आप उन प्रश्नों को करोगे और देखते रह जाएंगे, जो इस लेक्चर से वंचित रह जाएंगे। घग्गर नदी, हमने लेक्चर नंबर 4 में घग्गर नदी को शुरू कर दिया था और हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हम पढ़ते हैं, एक ओवरव्यू तैयार करते हैं, एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं और उसमें हम रखते हैं उद्गम स्थल। और उद्गम स्थल हमने जो रखा वो घग्गर नदी का रखा था कालका की पहाड़ी। लो जी, कौन सी पहाड़ी थी? वो थी कालका की पहाड़ी। तो ये कालका की पहाड़ी नदी का उद्गम स्थल था। और दूसरी पृष्ठभूमि हम ये तैयार कर रहे थे कि नदी का अंत छोर कौन सा है, कि नदी विलुप्त हो जाती है वो कहाँ होती है, तो वो आता है फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास, और ये अब्बास पड़ता है पाकिस्तान में। तो इस पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर नदी का अंत होता है और नदी जहाँ से निकलती है उसका नाम है कालका की पहाड़ी। और ये हमने देखा था लेक्चर नंबर 3 में कि ये हिमाचल प्रदेश में। अब देखो, ये हमने एक पृष्ठभूमि तैयार की और इस पृष्ठभूमि को आज फिर मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब देखो, हम एक चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पर, ये रही पहली चीज़, ये रही और ये रही दूसरी चीज़, ये रही और ये तीसरी चीज़, और ये है हमारी वो चौथी चीज़। इन चारों को हम पढ़ेंगे और लेक्चर भी हमारा देखो चौथा है और नदी भी हमारी 465 किलोमीटर है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये क्या है सर? ये है आपका हिमालय की अलग अलग श्रेणियाँ। तो गुरुजी क्या करें? गुरुजी टीवी पर आजकल हम देखते हैं लस्सी आती है। सर हम टीवी पर देखते हैं तो लस्सी आ रही है, क्योंकि कोरोना है तो लस्सी आएगी। और इधर से अभी गर्मी का ये मौसम है तो बहुत ही अच्छा लस्सी आए। तो लैब पर आता है जी, ये जो लेयर्स दिखाई दे रही है हमें, ये लेयर्स कौन सी है गुरुजी? ये है आपकी टी दिखाई दे रही है, ये टी की लेयर्स है कि टीवी पर लस्सी 4 लेयर्स टी। ये है ट्रांस, और ये ट्रांस हिमालय की लेयर्स, ट्रांस हिमालय की लेयर्स। और ये दूसरी लेयर्स मैं मार्कर चेंज करता हूँ, रेड से लिखता हूँ। और ये क्या थी? ये वी थी सर, टीवी बन रहा था। ये है जी V4 वृद्ध हिमालय, और ये है आपकी वृद्ध हिमालय की लेयर्स। हम देखना जल्दी आपके सामने भारत के भूगोल का लेक्चर नंबर 1 और पूर्ण भूगोल लेके आएंगे, बहुत शानदार तरीके से और शॉर्ट ट्रिक से, बेसिक कॉन्सेप्ट से। लैब पर गुरुजी, लैब पर आप, फिर मैं लिखता हूँ मार्कर बदलकर, लैब पर आता है लघु हिमालय। लो जी, ये आपकी कौन सी है? लघु हिमालय की लेयर्स है। नोट्स साथ में तैयार करना, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर आपकी इतने नोट्स आपके तैयार हुए। अब हम जिसको पढ़ेंगे वो है सी पर तो गुरुजी शिवालिका श्रेणी है। हाँ, ये है शिवालिका श्रेणी। अब ये श्रेणी किसकी है? ये हिमालय की श्रेणी है। अब इस श्रेणी में यहाँ पर ये पहाड़ियाँ हैं जिनको हमने पढ़ा, काले मार्कर से लिखा मैंने कालका की पहाड़ी।
अब कालका की पहाड़ी में जब भी बरसात होती है तो कालका की पहाड़ी में बरसात के दौरान एक नदी निकलती है और उसी नदी को हम पढ़ने जा रहे हैं आज। और उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है दोस्तों घग्गर नदी। अभ्यर्थियों इस नदी को आप ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना और ज़बरदस्त ही कमेंट करना। ये लो जी नदी, ये नदी है हमारी घग्गर। ये लो जी, ये जा रही है कहाँ पर? ये तो गुरुजी पाकिस्तान जा रही, यहाँ पर है। ये लो, ये बन गया। ये क्या है? ये है वो फोर्ट अब्बास। इधर लिख देता हूँ मैं, ये है फोर्ट और अब्बास। ये एक निवासी किला था, बाबर ने बनाया था अपने परिवार के रहने के लिए। ये है फोर्ट अब्बास और यहाँ से निकल के यहाँ तक जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इसकी लंबाई की हमने गणना की थी कि इस नदी की जो लंबाई है वो है 465 किलोमीटर। 465 किलोमीटर। देखो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है वो 465 किलोमीटर है। और हम पढ़ते हैं कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी हम चंबल पढ़ते हैं और वो है 965। ये 465 और वो 965। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके लिए, बस आप पढ़ो और एक रुचिबद्ध तरीके से। अब हमने ये देखा कि ये नदी, ये जो श्रेणी है ये तो है HP के अंदर। ये लिखा हुआ हमारा कि कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और ये शिवालिका की श्रेणी। अब ये नदी यहाँ से निकलती है और ये पॉइंट बनते जाते हैं। ये पहला पॉइंट और ये फिर इस पर दूसरा पॉइंट, ये फिर एक तीसरा पॉइंट, ये नदी पर चौथा पॉइंट, ये तीसरा और ये चौथा, ये पांचवा पॉइंट। इन पॉइंटों को हम पढ़ते हैं। देखो क्या हुआ कि सबसे पहले इस पर एक सभ्यता है, उसका नाम है बनवाली। कुर्जी आप बनवाली सभ्यता कठे। ये बनवाली सभ्यता हरियाणा में है जी। कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर। तो गुरुजी राजस्थान की नदी पढ़ रहे हैं, ये जी भारत की नदी पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय नदी राजस्थान में आती है, इसलिए राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों में पढ़ रहे हैं। समस्या कहाँ है? ठीक है, बनवाली सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है। बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर आएगा आपके पास और ये हरियाणा में पड़ती है। अब ये जो पॉइंट है गुरुजी, ये किसका पॉइंट है? ये हिसार के अंदर, और इसी हिसार के अंदर एक झील पड़ती है, उसका नाम है ओटू झील। अब ये ओटू झील, ये झील है हरियाणा में। गुरुजी हरियाणा वाले भी बहुत तेज है। हरियाणा वाले क्यों तेज है? क्योंकि हरियाणा वालों ने देखा कि इधर से नदी आ रही है, अपने लिए पहले ही झील बना ली, ओटा लगा दिया, ओटू झील, ताकि जल रुके और हम सिंचित हो जाए। जल आगे जाए नहीं, लेकिन नदी भी तो हिमाचल प्रदेश हिमालय से निकलती है, बहुत जल है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है? इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे यहाँ बना देता हूँ। ये लो जी, ये सर ये तो टीबी तहसील है। हाँ बिल्कुल, ये टीबी तहसील है। लो जी, टीबी तहसील है ये तो गुरुजी हनुमानगढ़ में है। हाँ ये हनुमानगढ़ में है। और इसी टीबी तहसील का एक ग्राम पड़ता है, उस गांव का नाम आता है तलवाड़ा। तलवाड़ा गांव कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। किस तहसील में? टीबी तहसील के अंदर है। अब इस टीबी तहसील तलवाड़ा गांव के अंदर नदी क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। अब राजस्थान का प्रवेश द्वार, नदी का प्रवेश द्वार घग्गर नदी का, तो वो बना तलवाड़ा झील और तलवाड़ा गांव और टीबी तहसील और हनुमानगढ़ जिला। अब देखो ये तलवाड़ा गांव में क्या करती है कि सर्वप्रथम इसका जो जल है वो राजस्थान में सर्वप्रथम किस में गिरता है? तो ये गिरता है तलवाड़ा झील में। अब गुरुजी हरियाणा वालों ने ओटा लगाया था, लेकिन जल फिर आगे आ गया। अब क्या किया कि हनुमानगढ़ वालों ने भी तलवार लगा दी आगे। तलवाड़ा झील, दो तो झीलें आ गई नदी पर, लेकिन नदी ने फिर तलवाड़ा झील को आगे पार किया और इस तलवाड़ा झील को आगे पार करके यहाँ पहुँच गई। यहाँ गुरुजी क्या है? ये है जी हनुमानगढ़ टाउन।
हनुमानगढ़ टाउन है। लो, हनुमानगढ़ टाउन। टाउन के बाद क्या आएगा गुरुजी? टाउन के बाद ये आता है हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ जंक्शन, और ये हनुमानगढ़ आ गया जंक्शन। लो जी, ये हनुमानगढ़ जंक्शन आ गया, पहले हनुमानगढ़ टाउन आ गया। अब क्या आएगा? अब इस नदी हनुमानगढ़ तलवाड़ा में बहती है, फिर हनुमानगढ़ टाउन में बहती है, हनुमानगढ़ जंक्शन, और आगे ये नदी बहती है। तो मैं अभी बताता हूँ, इन पॉइंटों को आप अपने मैप में बना लिए, तो इनको साफ कर देता हूँ। अब ये नदी आगे जाती है, आगे हनुमानगढ़ जंक्शन के बाद आई कहाँ पर? ये आती है भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग, आपने सुना होगा कि भटनेर दुर्ग तो राजा भूपत भाटी ने बनाया था, और राजा भूपत भाटी ने इस किले का निर्माण करवाया था 3री शताब्दी के अंदर, और इसके जो वास्तुकार थे वो केकई थे। आप एक प्रश्न बताना मेरे को कि घग्गर नदी पर ये दुर्ग है, इस दुर्ग का प्रवेश द्वार जो है उसका नाम क्या है? इस प्रश्न का आंसर देना। तो ये भटनेर दुर्ग बना। फिर इस नदी पर आती है, हम पढ़ते हैं एक सभ्यता, उस सभ्यता का नाम है कालीबंगा। गुरुजी, ये सभ्यता भी एक हड़प्पा सभ्यता का ही स्थल है। हाँ, हमारे जो दशरथ शर्मा हैं, इतिहासकार, राजस्थान के इतिहास को लिखते हैं, उन्होंने लिखा है अपने शब्दों के अंदर कि जो सैंधव सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसकी 3री राजधानी कालीबंगा है। हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि काले रंग की चूड़ियाँ, फिर यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले थे, लकड़ी की नालियाँ मिली थी, यहाँ शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले, तो खोपड़ी में छेद करवाए हुए मिले थे। लोग आज कानों में छेद करवाते हैं, यहाँ पर लोग खोपड़ी में छेद करवाते थे। ठीक है जी, आगे हम और जाते हैं। आगे फिर हनुमानगढ़ में एक और आती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर की सीमा पर रंग महल। लो जी, ये भी सभ्यता है, ये भी सभ्यता है। गुरुजी, पहले बनवाली सभ्यता आई, फिर कालीबंगा सभ्यता आई, फिर रंगमहल सभ्यता आई। इसी प्रकार है क्या? हाँ, इस नदी पर ये 3 ही सभ्यताएं थी, 2 झील थी, ओट्टू तलवाड़ा और बनवाली, फिर कालीबंगा, बनवाली कालीबंगा, फिर रंगवाली। बस आगे जी, अब ये नदी हम प्रवेश करवा देते हैं कहाँ पर? ये करवा देते हैं, ये सीमा मैंने बनाई है गंगानगर की। अब देखो, नदी जैसे ही गंगानगर में प्रवेश करती है, तो गंगानगर में प्रवेश करती है कहाँ से? ये करती है मित्रों सूरतगढ़ से। ये रहा। अब सूरतगढ़ से जैसे ही नदी घग्गर प्रवेश करती है, तो सूरतगढ़ में क्या है? सूरतगढ़ में दोस्तों है जी केंद्रीय थार पारकर गाय अनुसंधान केंद्र। थार फिर पार फिर कर, और ये है गाय अनुसंधान। गुरुजी, थार पारकर तो एक पाकिस्तान का जिला है। हाँ, पाकिस्तान का जिला है जो राजस्थान से सीमा स्पर्श करता है। तो गुरुजी, थार पारकर गाय तो एक चांदन गांव जैसलमेर में भी है। हाँ, वहाँ पर भी अनुसंधान केंद्र है इसका, लेकिन ये केंद्रीय अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। अब ये थार पारकर गाय क्या है? ये थार पारकर जो गाय है, ये राठी के बाद राजस्थान में बहुत ज़्यादा दूध देती है, इसका अनुसंधान केंद्र है। फिर ये पॉइंट आया गुरुजी, ये पॉइंट कौन सा है? तो जेतसर के बाद वाला पॉइंट जो बनता है वो है, ये सूरतगढ़ के बाद आती है जेतसर में, जेतसर। और जेतसर में जैसे ये नदी बहती है, तो इस नदी के बहाव में ना अंगूर की खेती बहुत होती है। जेतसर में अंगूर की खेती होती है। और उसके बाद जेतसर के बाद पहला सूरतगढ़, दूसरा जेतसर, और तीसरा जो है ये है विजयनगर। ये रहा विजय और ये रहा नगर। तो फिर ये प्रवेश कर जाती है विजयनगर, और विजयनगर में इस नदी के किनारे किनारे गेहूं बहुत होता है। और विजयनगर के बाद ये प्रवेश कर जाती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है राम सिंहपुरा। अब ये राम सिंहपुरा में यहाँ पर भी गेहूं बहुत है। फिर ये नदी आगे चली जाती है, और राजस्थान में इस नदी का अंतिम बिंदु और भारत में इस नदी का अंतिम बिंदु जो बनता है
वो ये बनता है, इसका नाम है मित्रों अनूपगढ़। आपने देखा होगा कि अनूपगढ़ में इस नदी के पड़ोस में ये जो है कौन सी आपकी लैला मजनू की मज़ार, वो भी यहाँ पर है। ये दोनों पाकिस्तान के थे, लैला और मजनू, और वहाँ से प्रेम गाथा ये शुरू होती है और यहाँ पर आके प्यास के कारण अपने जो है वो देह त्याग देते हैं। और यहाँ पर इनका बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर आप भी जाना अपने प्रेम को लेकर। यहाँ पर लोग प्रेम को ही लेके जाते हैं। प्रेम दोस्ती हो सकता है, प्रेम पति भी हो सकता है। तो राम सिंहपुरा और विजयनगर और सूरतगढ़ और जेतसर। अब देखो प्रश्न हमने बन गया ना कि राजस्थान में नदी का अंतिम बिंदु अनूपगढ़, भारत में इस नदी का अंतिम बिंदु अनूपगढ़। तो गुरुजी ये क्या है? ये नदी का अंतिम बिंदु है, ये नदी का अंतिम छोर है, न भारत में ना राजस्थान में, नदी का अंतिम छोर है ये। अब ये नदी अनूपगढ़ के बाद क्या करती थी पुराने समय के अंदर? इधर ये हिमालय है तो सीधी सी बात है बरसात तो होगी, बहुत भयंकर बरसात होती थी, तो ये चली जाती थी इधर पाकिस्तान, अनूपगढ़ की सीमा को तोड़ ताड़ के चली जाती थी। और ये तोड़ ताड़ के सीमा को किधर चली गई? अनूपगढ़। और जब ये नदी अनूपगढ़ चली जाती थी, इधर वाला नक्शा ही कट हो गया, तो ये बना देता हूँ मैं, लो 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 लो। तो क्या होता था कि इधर इसके मैदान को हकरा कहने लगे। हकरा अरबी फारसी भाषा के अंदर पाकिस्तान में कहने लगे ये तो हकरा आ रही है। अब इस पूरे मैदान को, पाकिस्तान के मैदान को बोल दिया हकरा। तो पाकिस्तान में ये नदी हकरा के मैदान का निर्माण करती है। और ये जो राजस्थान वाला था, दो जिले, एक एच था और दूसरा जी था। एच पर कौन सा हुआ? ये हनुमानगढ़ का हुआ। जी पर कौन सा हुआ? गंगानगर का। यहाँ पर इसने किया नाली प्रदेश, क्योंकि यहाँ नाली का निर्माण किया इसने। यहाँ पर इसने नाली का निर्माण किया और यहाँ की जो बोली है, जो भाषा है, वो भी नाली है। अब यहाँ के लोग नाली बोलने लगे। अब गुरुजी नाली क्या है? अब यहाँ पर एक हम पढ़ते हैं कि एक भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? ये किसी आदमी की नस्ल नहीं है, भेड़ की। भेड़ की ये नाड़ी नस्ल है। और ये जो भेड़ की नाड़ी नस्ल है, ये नाड़ी नस्ल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये देखो नाड़ी में हरी हरी घास खाएगी, तो हरी हरी घास खाएगी तो इसके जो ये बाल हैं वो भी लंबे लंबे होंगे, बहुत बधेंगे, घने घने। तो प्रति भेड़ जो ऊन है ना, ये प्रति भेड़, अब ये प्रति भेड़ ऊन ज़्यादा देती है, ऊन ज़्यादा है। प्रति भेड़ ऊन ज़्यादा कैसे है कि यदि कोई लड़का है, उस एक लड़के को या 10-12 लड़कों को साथ में कतरे कोई, और एक लड़की को साथ में कतरे, तो लड़की की ऊन ज़्यादा होगी और लड़कों की ऊन क्या होगी? कम होगी। चाहे 10 है वो तो भी कम है। तो प्रति भेड़ ऊन ज़्यादा किसकी? उस लड़की की है। तो प्रति भेड़ ऊन ज़्यादा है ना, ये नाड़ी की है जी, लड़की की नहीं, नाड़ी की प्रति भेड़ ऊन ज़्यादा है। तो बाकी नस्लें तो और भी बहुत देखना आप, पशु संपदा की टॉपिक को जरूर देखना आप। हम अगला टॉपिक ये पशु संपदा ही डालेंगे, आपके कमेंट पर ही डालेंगे। अगला देखो, नाड़ी भेड़ पढ़ ली, नाड़ी भाषा पढ़ ली, नाड़ी प्रदेश पढ़ लिया। अब इन साफ कर दियो मैं, आसानी से आपको याद हो जाएगा। लो और कुछ तथ्य रह गए इसके, लो साफ पूरी कर दूँ। अब वो तथ्य क्या रह गए? वो ये रह गए कि इसने नाड़ी का निर्माण किया, इसने हकरा का निर्माण किया, पाकिस्तान जा के हकरा का निर्माण किया इसने। अब देखो ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये लो, ये आपका टेढ़ा मेढ़ा ये राजस्थान का तैयार हुआ मैप। ठीक है जी। अब ये जो प्रदेश था कौन सा आपका? ये उत्तरी प्रदेश। ये इस प्रदेश को हम नाड़ी बोला। इसका बहुत प्राचीन नाम भी एक, इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है योधे प्रदेश। योधे प्रदेश। अब ये योधे प्रदेश भी इसका नाम है, बहुत पुराना नाम है। इसे जोयावाटी भी कहते हैं, इसी प्रदेश को कहते हैं जोयावाटी। इसमें चिकनी मिट्टी का बाहुल्य पाया जाता है। इस पूरे गगर बेसिन में चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा है, दोमट मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो यहाँ पर उपजाऊपन ज़्यादा है। पोटास की मात्रा यहीं पर सबसे ज़्यादा है, श्री गंगानगर में, इसी नाड़ी बेसिन के अंदर। और इसको क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं काठी प्रदेश।
और काठी प्रदेश के अलावा इसको कहते हैं दोस्तों बग्गी प्रदेश। इनको आप याद रखना। नाली प्रदेश कहते हैं, योधेय प्रदेश कहते हैं, जोयावाटी प्रदेश कहते हैं, काठी प्रदेश कहते हैं और बग्गी प्रदेश कहते हैं। प्रश्न कैसे आएगा कि निम्न में से बग्गी प्रदेश कौन सा है? तो काठी प्रदेश भी बग्गी है, जोयावाटी भी बग्गी है और योधेय प्रदेश भी बग्गी है। अब दोस्तों ने कहा जी जोयावाटी और शेखावाटी अलग है। शेखावाटी तो से आ रहा तो अलग है जी, ये तो जो आ रहा है, ये जोयावाटी है, जो ज़्यादा होता है। अगला, अब कुछ विशेषता है दोस्तों, इन विशेषताओं को आप जरूर याद करना। लो जी, 1 नंबर पसीना आ गया। अब इसकी कुछ विशेषता है। पहली इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? पहली इसकी विशेषता यह है कि इसके नाम बहुत प्राचीन है। अब पहला जो नाम है इसका, वो इसका नाम क्या है? वो है द्वैस और द्वैती नदी। ये बहुत ही प्राचीन नाम है, द्वैस द्वैती नदी। लेकिन ये समस्या है कि द्वैस द्वैती से पंजाब में और हरियाणा में कहते हैं, हरियाणा और पंजाब के अंदर इस नदी को द्वैस द्वैती कहते हैं। अगला नाम, ये तो 1 नंबर लगा है यहाँ यार, क्या कर रहे हैं? ये 2 नंबर। अब पहला नाम तो ये हुआ। अब दूसरा नाम ये है कि इसको वैदिक संस्कृति में क्या कहते हैं? वैदिक और ये संस्कृति वैदिक संस्कृति में इस नदी को क्या कहते हैं? तो वैदिक संस्कृति में दोस्तों इस नदी को सरस्वती नदी भी कहते हैं। देखो हम पढ़ते हैं वैदिक सरस्वती संस्कृति के अंदर ऋग्वैदिक काल, और इस ऋग्वैदिक में या ऋग्वेद में इस नाम को 3 बार उल्लेखित किया गया है कि 3 बार सरस्वती नाम को लिया गया है, जिसे आज घग्गर नदी कहते हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों ये है, चौथा पॉइंट ये है कि एक तो इसका बहुत प्राचीन नाम जो पंजाब और हरियाणा में चल रहा है, एक इसका वैदिक संस्कृति का नाम सरस्वती है, और ऋग्वेद काल में भी इसे सरस्वती कहते थे, और ऋग्वेद में इसे 3 बार वर्णित भी किया गया है। और चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि इस नदी का जो स्थानीय नाम है वो कौन सा है? दोस्तों इसका नाम है नाली प्रदेश, नाली कहते हैं स्थानीय नाम तो इसका। और चौथा पॉइंट ये बन रहा है, इसे भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं? अब भूगोल की भाषा में इसे जो मैंने नाम लिखा था घग्गर, तो घग्गर नदी इसे भूगोल की भाषा में कहते हैं। स्थानीय नाम इसका नाली है। ऋग्वेद काल कह दो चाहे वैदिक संस्कृति कह दो, उसमें इसे सरस्वती कहा गया है। ऋग्वेद में 3 बार ये वर्णित है, और द्वैस द्वैती पंजाब और हरियाणा में से कहा जाता है। कुछ और भी फैक्ट्स इधर लिख देता हूँ। लो जी, 5वां फैक्ट्स। 5वां फैक्ट्स क्या है? 5वां फैक्ट्स ये है कि ये जो आपकी नदी है, इस नदी को नाली क्या है? तो नाली है नदी का पाट, नदी का पाट। ये जो नदी का पाट है H और G के अंदर, H और G का अर्थ हुआ हनुमानगढ़ और गंगानगर में नदी के आसपास का जो पाट है ना, उसी को हम नाली कहते हैं। अब 5वां फैक्ट्स हो गया। छठा फैक्ट्स क्या है? यदि हम आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज ने सर्वप्रथम सबसे पहले अपनी जो बस्तियां आके बनाई थी, वो बस्तियां इसी नदी के किनारे आके बनाई थी। तो आर्य लोग भी सबसे पहले यहीं आके बसे थे, और इस नदी पर हमें कुछ सभ्यताएं भी देखने को मिली। 3 हमें सभ्यताएं देखने को मिली, 2 हमें राजस्थान के ज़िले देखने को मिले, और राजस्थान की ये सबसे लंबी और आंतरिक प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय नदी देखने को मिली, पाकिस्तान तक जाती है। एक आता है 7वां पॉइंट आता है 1896। 1896 जो है मरुस्थल के अंदर सरस्वती नदी की खोज जो है वो ओलथम ने की थी। ओलथम ने घग्गर नदी के कुछ प्रमाण बताए थे 1896 के अंदर, और कहा था कि इसका बहुत प्राचीन नाम तो सरस्वती नदी है। तो ये नदी जो हमारी थी, ये कौन सी नदी थी? ये नदी थी दोस्तों हमारी, उस नदी का नाम क्या है? घग्गर। अब एक छोटी सी ट्रिक देखना, पूरी नदी की ट्रिक है ये। अब देखो क्या हुआ, सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले है ओटा, तो ओटा। अब क्या हुआ कि ओटे में तलवार चलाते हैं, तलवाड़ा झील।
तलवाड़ा झील। ओटे में तलवार चलाई हनुमान जी ने, हनुमानगढ़। जैसे ही ओटे में बैठ के हनुमान जी ने तलवार चलाई तो सभी का रंग जो था ना वो काला बन गया, काला बन गया। अब क्या हुआ कि ओटे में तलवार हनुमान जी ने चलाई और सबका रंग क्या हो गया, काला हो गया। और काला कैसा हो गया, भट्टे जैसा हो गया। अब जैसे भट्टे जैसा रंग हो गया तो क्या हुआ कि एक तो टाउन के लोग और एक कौन से, एक वो जंक्शन के लोग, और टाउन और जंक्शन वाले लोगों ने क्या किया कि अपनी सूरत लेकर, सूरतगढ़ पड़ा हमने, अपनी सूरत लेके जेतसर पहुंच गए। और विजयदशमी के दिन, विजयदशमी के दिन और अपनी सूरत लेके जेतसर पहुंचे और विजयदशमी के दिन वो राम के पास गए, तो राम सिंहपुरा। और जब राम के पास गए तो राम ने अपने अनुज लक्ष्मण के पास उनको भेज दिया। तो ये छोटी सी ट्रिक थी कि क्या हुआ कि ओटे में तलवार, जो ओटा है उस ओटे के अंदर तलवार हनुमान जी ने चलाई और सबका रंग काला बन गया, और काला ऐसा बन गया कि भट्टे जैसा बन गया। अब क्या हुआ, टाउन और जंक्शन के लोग जो है अपनी सूरत को बचाकर जेतसर भाग गए कि हम काले न हो जाए, क्योंकि काला तो काला ही होता है। अब क्या हुआ कि विजयदशमी के दिन सबने भगवान राम के अनुज को बुलाया और तब जाके भगवान राम ने सबको कहा कि आप एक काम करना, यदि आप मोटे ज़्यादा होना तो घाघरा पहन लेना, क्योंकि चोर आएंगे और पैंट चुरा के ले जाएंगे। तो 465 किलोमीटर थी और ये घग्गर नदी थी। आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस भाग नंबर 4 के अंदर। तो आप पहले वाले सारे वीडियो देखना दोस्तों और अच्छे अच्छे नोट्स बनाना, कमेंट करना, मैं जल्दी आपको पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा इसका। और आज इसके अलावा सबसे लंबी नदी घग्गर जिसे हमने पढ़ा। नमस्कार दोस्तों।